नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार शुक्ला। हमारे YouTube चैनल टेक इट इजी में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समकालीन संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का महत्व। इस टॉपिक के माध्यम से हम न सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे बल्कि ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इतनी बड़ी सभ्यता आखिर पतन का शिकार हुई तो क्यों। क्या हम लोग जिस तरह कोरोना महामारी से मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए जिस तरह से खतरा पैदा हो गया है, क्या इसी तरह के कोई खतरे के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ? क्या हम लोग जिस तरह पर्यावरणीय समस्याओं से ग्रसित हैं, ग्लोबल वार्मिंग से ग्रसित हैं, क्या इन्हीं कारणों से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था? क्या जिस तरह से हम चीन से मिलने वाली चुनौतियों के कारण हमारे राष्ट्रीय अखंडता को खतरा पैदा हो गया है, क्या इसी तरह से ईरान और मध्य एशिया की तरफ से आने वाले आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता की पतन का कारण बने थे? तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि शायद आप ये समझ गए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन विश्व में किस तरह से इसके मायने हैं और भी उससे रिलेटेड चीजें जो करंट अफेयर से कोरिलेट करती हैं डायरेक्टली हमें जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे इस टॉपिक में आप एक चीज तारतम्यता के साथ देखेंगे कि इतिहास को सिर्फ हम लोग फैक्ट्स के आधार पर नहीं देखेंगे बल्कि समकालीन विश्व में उसी तरह की घटनाएं किस तरह से हो रही हैं, हमारी पॉलिटी गवर्नेंस को किस तरह से वो चीज़ें प्रभावित करती हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को भी प्रभावित करती थी। और अभी यूपीएससी में जो पिछले 2-3 साल में सवाल जो पूछे गए हैं उसमें एक ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है उसने वर्तमान जो नगरीय समाज है उसको क्या इनपुट प्रदान किए हैं। मतलब सवाल में ये पूछने का प्रयास किया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की वो कौन सी बातें हैं जो आज के शहरों में भी पाई जाती हैं या उनमें हम इनपुट के रूप में ले सकते हैं। दूसरा सवाल पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता यह यानी सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से किस प्रकार भिन्न है। तो आपके इसके जो करेक्ट जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वो आपको बताना है और उसमें ये बताना है कि ये वो फीचर हैं जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में नहीं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सही। तो एक वर्ड का मीनिंग समझना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा जाता है? तो वो इसलिए कि 1921 में पहली बार जिस नगर की खोज की गई उसका नाम क्या था? हड़प्पा। और बाद में जब अन्य शहरों की खोज की गई तो उसकी भी जो जीवन शैली थी वो हड़प्पा नगर के लोगों की जीवन शैली के बराबर ही थी, एक जैसी ही थी। इसीलिए उन सभी को कलेक्टिवली क्या नाम दे दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। अब दूसरा वर्ड यूज हुआ सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा इत्यादि जो उस समय के शहर हैं वो सभी का विकास सिंधु नदी घाटी में हुआ है। क्योंकि ये सभी सिंधु नदी घाटी में विकसित हुए हैं इसलिए हम लोग इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। फिर इसमें एक और वर्ड आ गया सभ्यता। सभ्यता किसे कहते हैं? तो मेरे समझ से आप समझ गए होंगे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, ये सब आप समझ गए। फिर हमने कहा इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सभी सिंधु नदी के किनारे थी। फिर ऐसे सभ्यता ही क्यों कहा गया? सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय का जो समाज था, जो सोसाइटी थी वो पहले की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित और प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रही थी। पहले से अधिक विकसित और प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो मेरे समझ से आप हड़प्पा सभ्यता का अर्थ समझ गए, सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थ समझ गए, ये सभ्यता क्या होती है ये समझ गए। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि सभ्यता थी कैसे। तो इस सभ्यता को कहा गया ये कांस्य युगीन सभ्यता। कैसे थी ये सभ्यता? कांस्य युगीन। अब कांस्य जो होता है, ब्रोंज होता है, वो किससे किससे मिलकर बनता है? वो तांबा और टिन से मिलकर बनता है। यानी किससे किससे? कॉपर से और टिन से। अब गौर करने वाली बात यह है कि टिन भारत में ज्यादा नहीं पाया जाता, कॉपर तो पाया जाता था। जैसे
ये सभ्यता कैसी थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय थी? तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, नगरीय सभ्यता। ये व्यापारिक सभ्यता थी कि नहीं थी? यस, व्यापारिक सभ्यता थी। ज्यादातर व्यापार किसके रास्ते होता था, पानी के रास्ते होता था। फिर इसके समकालीन सभ्यताएं कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी जो इराक, आज का जो इराक है, और मिस्र की सभ्यता, राइट। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो किन दो नदियों के किनारे विकसित हुई है, दजला और फरात, यूफ्रेटस और टिग्रिस। इसी तरह मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, नील नदी के किनारे विकसित हुई है। तो ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब हमने कहा कि इसको करंट से हम लोग रिलेट करके था। सो जैसे ये सभ्यता व्यापारिक सभ्यता थी, ये लोग व्यापार करते थे और अपना व्यापार किसके साथ किया करते थे, ये अपना व्यापार करते थे मेसोपोटामिया के साथ में, ये अपना व्यापार करते थे मिस्र के साथ में, ये अपना व्यापार करते थे अफगानिस्तान के साथ में। तो जाहिर सी बात है कि अपने सामान को ले जाने के लिए ये किसका प्रयोग करते होंगे, नाव का प्रयोग करते होंगे। और नाव चलती कहाँ है, पानी में चलती है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपने ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम के रूप में नाव का प्रयोग करते थे, यानी कि इनके लिए जो समुद्री व्यापार था वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब समझे जरा करंट के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब। आप जानते हैं कि चीन के जो 70% से अधिक व्यापार होता है, ये इसके जो पूर्वी शहर हैं यहाँ से होते हुए और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को पार करते हुए और मलक्का तक खाड़ी को पार करके ये हिंद महासागर में आता है। फिर यहाँ से अरब सागर होते हुए यूरोप, अफ्रीका, ये वगैरह वगैरह जगह पहुँच जाता है, राइट। तो अब ये जो मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का जलसंधि, ये बहुत नैरो स्ट्रेट है, राइट। ये ऐसा चोक पॉइंट है, इतना नैरो है कि जब चाहे इंडिया और यूएस इसको चोक कर सकते हैं। तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अब चूंकि चीन दुनिया का ग्लोबल फैक्ट्री कहा जाता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, तो उसके लिए समुद्र के रास्ते व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मलक्का जलसंधि अगर ब्लॉक हो जाती है, चोक कर दी जाती है, तो उसके व्यापार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए उसने इस थ्रेट को पहले से गेस करते हुए, जो हमारा पीओके है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, अभी हमारा हिस्सा है, यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए उसने सीपेक बनाया, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये खुलता है जाके ग्वादर। ध्यान रखें, ग्वादर पोर्ट का महत्व दो तरह से है। मलक्का में इनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए, और दूसरा इसका जो रूट है वो छोटा कर दिया जाए। अब चीन क्या करेगा, गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए ग्वादर पहुंचेगा और बहुत कम दूरी तय करते हुए ये आपके अरब सागर में एंट्री कर जाएगा। अब आप समझिए कि चीन चूँकि व्यापार का एक बहुत ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड में उसका हिस्सा है, और वो ज़्यादातर व्यापार अपना पानी के रास्ते करता है। इसलिए चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता रही हो या आज की जो सभ्यता है, दोनों में एक कॉमन फैक्टर क्या पाया जाएगा कि अगर आपको अपनी ट्रेड एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना है तो सी रूट इज द बेस्ट रूट। पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ गए होंगे किस तरह सिंधु घाटी सभ्यता और समकालीन जो इस समय विश्व है उसमें किस तरह की सिमिलरिटीज। एक तो आपने पानी के रास्ते व्यापार देख लिया, दूसरा ये देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित और समृद्ध सभ्यता थी। तो विकसित और समृद्ध होने का कारण क्या था? विकसित और समृद्ध होने का कारण था उनका ट्रेड सरप्लस। क्या था उसका कारण? ट्रेड सरप्लस, यानी हम हिंदी में कह सकते हैं व्यापार आधिक्य। इसका क्या? व्यापार आधिक्य का मतलब हुआ कि एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट। तो आज अगर दुनिया में चीन का वर्चस्व है, चीन की हेजेमोनी है, उसका डोमिनेंस है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? दुनिया के अन्य देशों के साथ उसका ट्रेड सरप्लस, यानी चीन एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। चाहे वो चीन और यूएस की बात हो, चाहे वो चीन और इंडिया की बात हो, चाहे वो चीन और यूरोप की बात हो, ईयू की बात हो, यूरोपियन यूनियन की बात हो, तीनों ही जगह एक आप सिमिलरिटी देखेंगे कि जो चीन का एक्सपोर्ट है वो हाई है और जो चीन का इंपोर्ट है तीनों ही जगह वो कम है। तो इससे एक सिमिलरिटी आपको
और मिल गई कि अगर आपको अपना डोमिनेंस बना के रखना है, आपको व्यापार में बढ़त हासिल करनी है। और व्यापार में बढ़त कैसे हासिल होती है? जब आपका व्यापार अधिक हो, आपका ट्रेड सरप्लस हो, यानी आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करें और इम्पोर्ट कम करें, राइट। तो दूसरी सिमिलरिटी हमको मिल गई, राइट। अच्छा, अब आगे जाते हैं। तो आगे हम इस सभ्यता के बारे में और चीज़ जानेंगे। वो ये है कि इनका परिवेश कैसा था, आसपास का वातावरण कैसा था, जलवायु कैसी थी, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, राइट। और उनमें वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज भी पाई जाती, राइट। तो समझे जरा एक एक करके। तो पहला हो गया टॉपिक उसमें परिवेश। तो इसमें ये है कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा प्रेरित करती थी सभ्यता, तो वहाँ पर जो वन थे वो आपके देसी दिवस थे। कैसे फॉरेस्ट थे वो? देसी दिवस फॉरेस्ट। पतझड़ वन थे, पतझड़ वन थे। अच्छा, और ह्यूमिड था एरिया, आर्द्र था। लैंड कैसी थी? लैंड यहाँ की फर्टाइल थी, ठीक। अच्छा, तो अब यहाँ पे जानवर कौन से पाए जाएंगे? अगर ये डेसिडुअस है तो डेसिडुअस है, आपके पाए जाएंगे हाथी, बाघ, गैंडा। देखिए जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट थे, इसका मेरा कहने का सेंस ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये नहीं दिया गया, उसमें लिखा हुआ है कि है हाथी, बाघ और गैंडा थे। तो आप बताएं, बाघ को शिकार करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है ना, ठीक है। वो काफी दूर तक दौड़ के शिकार करता है, और वन अगर बहुत घने होंगे तो बाघ शिकार ही नहीं कर सकता है। तो बाघ के पाए जाने की संभावना ज़्यादा कहाँ पे होती है? जहाँ पे ओपन ग्रासलैंड हो या ड्राई डेसिडुअस हो। तो या तो वो ग्रासलैंड एरिया होगा या फिर कैसा होगा? डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे। लेकिन क्या नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वन बहुत ज़्यादा घने होते हैं, और वन अगर बहुत ज़्यादा घने होंगे तो वहाँ पे जो बाघ है, शेर है, चीता है, ये लंबी दूरी तय करने के बाद जो शिकार करते हैं वो कर ही नहीं सकते। तो हाथी, बाघ, गैंडा ये पाया जाता था। इसका मतलब हो गया कि ये या तो ग्रासलैंड थे या डेसिडुअस फॉरेस्ट थे, ह्यूमिड थे, आर्द्र थे। और लैंड कैसी थी यहाँ की? यहाँ की जो लैंड थी फर्टाइल, ठीक है, उपजाऊ जमीन थी। तो अगर उपजाऊ जमीन है तो इसमें एक आपको और टर्म मिल गया कि अगर उपजाऊ जमीन है तो पैदावार भी अच्छी होती होगी, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो क्या होता था कि अक्टूबर नवंबर में लोग बीज डाल देते थे, लोग बीज डाल देते थे। किस चीज के बीज डाल देते थे? मेनली जो होता था वो होता था जौ और गेहूं, राइट। और मार्च अप्रैल तक उसको काट लिया जाता था, ठीक। अच्छा, अब चूंकि जो इनकी पैदावार होती थी, गांव के लोग जो खेती करते थे वो अपनी जरूरत से ज़्यादा अनाज पैदा करते थे, तो उत्पादन अधिक था। तो व्यापार की पहली शर्त क्या है कि जो चीज़ें आपको ज़रूरत है उनका आप उत्पादन कर रहे हैं, अगर वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादित हो जाएंगी तभी आपको बाजार की ज़रूरत पड़ेगी। तो चूँकि जो उनका उत्पादन होता था वो अधिक होता था, इसके लिए वो कहाँ जाते थे? वो शहर जाते थे, बाजार में उसे बेचते थे। बाजार में वो बेचते कैसे थे? वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने अपना अनाज शहर के एक व्यक्ति को अन्य किसी वस्तु के बदले दे दिया है। अब वह उस वस्तु को, वो जो व्यापारी होगा वो क्या करेगा? उसको नाव के रास्ते अन्य जगह पर ले जाएगा, और जहाँ जहाँ भी कमी होगी इस तरह से अनाज पहुँचा देगा, राइट। तो खेती कौन किया करते थे? गांव के लोग किया करते थे, और अपनी जरूरतों के सामान के बदले वह अनाज व्यापारियों को बेच दिया करते थे, ठीक।
अब शहर के लोग क्या करते थे, तो जो शहर में रहने वाले लोग थे वो क्या होते थे, उसमें ज्यादातर बुनकर होते थे, हाथों का काम करने वाले होते थे और बढ़ई होते थे और राजमिस्त्री होते थे। अच्छा, अब बुनकर में किस चीज को, किन किन कपड़ों की बुनाई करते थे, वो ऊन के कपड़े भी बुनते थे और सूत के कपड़े भी बुनते थे। धातु कर्म में क्या होता था कि धातु की चादरों के बर्तन बनाते थे और धातु का क्या क्या होता था, इसके अलावा वे औजार बनाते, जैसे आपका हंसिया हो गया, भाला हो गया, भाला हो गया, चाकू हो गया, उस्तरा हो गया, फाल हो गई, एक्सेट्रा, राइट। अच्छा, अब जो ये हमने कहा धातु की चादरों के बर्तन बनाते थे, तो सारे लोगों के पास धातु की चादरों वाले बर्तन नहीं होते थे। ज्यादातर लोगों के पास जो बर्तन होते थे वो कैसे होते थे, मिट्टी के बर्तन। कैसे होते थे, मिट्टी के। ये कुछ ऐसे बने होते थे, आप ऐसे समझिए, बर्तन होते थे ये कुछ ऐसे बने होते थे कि इनका जो ओवरऑल होता था बैकग्राउंड वो गेरुआ होता था। कैसा होता था, गेरुआ, गेरू के रंग का, हल्का सा रेडिश, राइट। और इनके ऊपर जो चित्रकारी होती थी वो काले रंग से, इनके ऊपर जो चित्रकारी होती थी कैसी होती थी, काले रंग की। और उसमें बनाते क्या थे, ये जो अपने आप को दिखा रहा है चित्रकारी, उसमें क्या क्या बनाते थे ये लोग, उसमें आपका ये बनाते थे जानवर बना देते थे, आदमियों के भी चित्र मिले हैं और जानवर के चित्र, मतलब लाइन वगैरह बनाते थे, यानी ये, और पेड़ पौधे भी बनाते थे। ज्यादातर बर्तन कैसे होते थे, गेरुए रंग के होते थे और उस पर जो चित्रकारी होती थी वो किस रंग से होती थी, काले रंग की होती थी। तो बर्तन से सवाल अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो बर्तन होते थे वो कैसे होते थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वो गेरुए रंग के होते थे जिसमें काले रंग से चित्रकारी होती थी। तो बुनकर में आ जाए तो किस चीज की बुनाई करते थे, ऊन की और सूत की। तो सूत का जो कपड़ा होता था, राइट, उसका एक्सपोर्ट होता था। और ये कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट किया जाता था, ये जो आपका फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, इराक और मिस्र, इराक यानी मेसोपोटामिया के समय यहाँ आए बेचे जाते थे। और आज भी आप जानते होंगे कि टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है भारत की, ये भारत सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करके देती है। आज भी हम दुनिया को बहुत कपड़े बनाकर बेचते हैं, जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी अपने कपड़ों के व्यापार के लिए दुनिया में बहुत फेमस है, राइट। अच्छा, फिर हमने दूसरा कहा बढ़ई। तो बढ़ई किस चीज का काम करता है, लकड़ी का। इसका मतलब है कि आसपास के जंगलों में कटाई होती होगी, बिल्कुल। तो लकड़ी का यूज कहाँ कहाँ पर होता था, तो लकड़ी के दो बड़े यूज। एक तो जो लकड़ी का यूज होता था वो ईंट के भट्ठों में होता था, ईंट के भट्ठों में, इसलिए ईंटों को पकाने के लिए, ईंटों को पकाने के लिए। तो बढ़ई जो लकड़ी का काम करते थे उसमें लकड़ी का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो हो रहा है ईंट के भट्ठों में ईंट को पकाने के लिए, और जो दूसरा यूज होता था वो होता था आपका खिलौने व अन्य जरूरी सामान, अन्य जरूरी सामान बनाने के लिए, अन्य जरूरी सामान बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो उसमें एक कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि इन लोगों ने लकड़ी का इतना ज़्यादा कटान किया होगा, इतना ज़्यादा कटान किया होगा कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से वहाँ की जलवायु बहुत पूर्ण रूप से प्रभावित हुई होगी। अब चूँकि पेड़ों की वजह से इवेपोट्रांसपायरेशन होता है, जिससे क्लाउड फॉर्मिंग होती है, जिससे रेनफॉल होती है, तो
बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से इवेपो ट्रांसपायरेशन कम हो गया होगा, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन कम हो गया होगा, जिससे बारिश कम हो गई होगी। बारिश कम होने से उस एरिया में क्या हुआ होगा कि जो सैलिनिटी होगी, सॉइल की जो लवणता होगी बहुत बढ़ गई होगी, और मिट्टी की लवणता बढ़ जाने की वजह से आखिरकार वह ज़मीन क्या हो गई होगी, बंजर हो गई होगी, जिससे धीरे धीरे लोगों को खाने पीने की दिक्कत आ गई होगी। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा किया गया अनाज शहरों के लिए भी भरण पोषण करता था, तो जमीन के अनुपजाऊ होने से आखिरकार ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया होगा। ये चीज़ आज भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि जिस तरह से जमीन का सैलिनिटी बढ़ती जा रही है, उसका रमणीकरण होता जा रहा है, उससे हमें इस बात की है कि धीरे धीरे इंडिया की बहुत सारी लैंड क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। ये भारत सरकार की बहुत चुनौती का सबब है। तो देखिए फिर एक लिंक मिला। लिंक क्या मिला कि जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन ने वहाँ पर सैलिनिटी को बढ़ावा दिया होगा, जिससे वहाँ की जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी कम हो गई होगी। आज यही समस्या हमारे इधर भी हो रही है। तो देखिए फिर से एक इनपुट मिला जो सवाल पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता ने आज के नगरीय सभ्यता को कौन से इनपुट दिए हैं। तो ये आपको पॉइंट क्या हो गया, आप समझते हैं कि इस सेंस में थोड़ा समझते हैं कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता उस समय की मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से अलग है। राइट, हम लोग अंतर की बात कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कारक, ठीक है, और अंतर हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ हो गई आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, ये हो गई आपकी मिस्र की सभ्यता, और ये हो गई आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हम ये कभी भी आपसे जब तुलनात्मक अध्ययन करने की बात किया जाए तो आप इसी फॉर्मेट में करिएगा, ये बेस्ट तरीका। हेलो, हाँ सुजन।